अगर कोई आज सरकार के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाने की बात करता है, अगर कोई लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का काम करता है, कोई सलाह मशवरा भी अगर दे देता है, तो उसको पकड़कर पुलिस जेल में बंद कर देती है। जिग्नेश मेवानी का भी अभी आप जीता जागता उदाहरण है। दिल्ली की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार, जो केजरीवाल की सरकार है, जो दिल्ली को तो संभाल नहीं पा रहे और पूरे देश भर के अंदर लोगों को झूठे वायदे कर रहे हैं कि मैं अच्छा कॉलेज दूंगा और अच्छे स्कूल दूंगा और अच्छा स्वास्थ्य दूंगा। पूरे देश में बिजली गुल है। मैं इस समय कांग्रेस दफ्तर में हूँ। दिल्ली में भी अब बिजली आने जाने लगी है। मेरे साथ राजेश लिलौटिया हैं। एक बड़ी खबर है, आज जिग्नेश मेवानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। राजेश लिलौटिया साहब, आप सब जानते हैं, एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं और उसमें भी पेशी थी। लेकिन सबसे पहले बात बिजली पर, क्या लग रहा है देश भर में? कल मैं लाइव भी कर रहा था तो हर राज्य में बिजली गुल हो रही है, इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो सरकार अभी सत्ता में है, उसने देश की बिजली गुल कर दी है। आज हकीकत में लोगों की जेब के ऊपर जिस तरीके से डांका लग रहा है, लोगों के आगे ब्लैकआउट है, उनको नहीं मालूम है कि भविष्य उनका किस तरफ जा रहा है। और इसकी जिम्मेदार सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी की ये तानाशाह सरकार है। बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, और ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूं कि दलितों के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं, वो बड़ा दुख का विषय है। अगर कोई आज सरकार के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाने की बात करता है, अगर कोई लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का काम करता है, कोई सलाह मशवरा भी अगर दे देता है, तो उसको पकड़कर पुलिस जेल में बंद कर देती है। जिग्नेश मेवानी का भी अभी आप जीता जागता उदाहरण है कि उसने सिर्फ ट्वीट कर कर इतनी सी बताया था कि, और जो रियलिटी है वो ये बताया था कि वो गोडसे के भक्त हैं। अगर गोडसे के भक्त नहीं हैं तो ये भी बता दें कि हम गोडसे के भक्त नहीं हैं। पिछले आपके इंटरव्यू में मैंने कहा था कि वो ये भी कह दें कि गोडसे मुर्दाबाद, तो हमको तसल्ली हो जाएगी कि नहीं, हम किसी गलत राह पे थे। इतना सा ट्वीट करने के ऊपर और एक ये सलाह देने के ऊपर कि जो सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, जो गुजरात के अंदर, जब आप गुजरात अपने विज़िट पे जाएं तो वहाँ पर भी उस जगहों के ऊपर विज़िट कर लीजिए। इसके ऊपर आसाम की पुलिस आती है और असम की पुलिस आकर वो एमएलए को, कांग्रेस के एमएलए को पकड़कर जेल में डाल देती है, जिसके ऊपर फटकार डाली मारी है असम के हाई कोर्ट ने और कहा है कि इसके ऊपर कोई मुकदमा ही नहीं बनता, इसको अरेस्ट करना टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसके बावजूद, क्योंकि इनको, मैं ये तो गॉडसे के भक्त की बात की थी, मैं इससे आगे कदम बताना चाहता हूँ कि हिटलर के भी भक्त हैं ये लोग। नरेंद्र मोदी जिस तरीके से सरकार चला रहे हैं तो हिटलर शाही अंदाज में चला रहे हैं। उस समय भी इसी तरीके से प्रेस के ऊपर अंकुश लगाया गया था, उनको जेलों में डाला जाता था। कोई उनके खिलाफ अगर आवाज़ उठाता था तो उसको जेलों में डाल दिया जाता था, उसको मार दिया जाता था। तो आज देश के अंदर वही परिस्थिति बनी हुई है। रास्ता क्या है? रास्ता मेरे समझ में ये आता है कि लोगों को समझना होगा कि अगर जिंदा रहना है, आज जिंदा रहने के लिए भी संघर्ष करने की आवश्यकता है। अगर जिंदा रहना है, क्योंकि सरकार ने तो मारने के पूरे पूरे षड्यंत्र रच रही कि महंगाई इतनी बड़ी कर दी कि आज लोग रोटी नहीं खा सकते हैं, पानी नहीं पी सकते, पानी की किल्लत देश भर में है। आज बिजली की, आपने अभी बताया कि ये कांग्रेस पार्टी का हेडक्वार्टर है, यहाँ पर भी बिजली गई हुई है। पूरी दिल्ली के अंदर हाहाकार है, पूरी दिल्ली के अंदर कई कई घंटे बिजली का कटा है। जो दिल्ली की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार, जो केजरीवाल की सरकार है, जो दिल्ली को तो संभाल नहीं पा रहे और पूरे देश भर के अंदर लोगों को झूठे वायदे कर रहे हैं कि मैं अच्छा कॉलेज दूंगा और अच्छे स्कूल दूंगा और अच्छा स्वास्थ्य दूंगा। ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कांग्रेस पार्टी ने शीला दीक्षित जी के मुख्यमंत्री जी थी उनके कार्यकाल के अंदर दिल्ली के अंदर स्कूल की स्थिति को, शिक्षा की स्थिति को और मेडिकल फैसिलिटीज को बढ़ाया था, हॉस्पिटल्स बनाए देश थे। के कई राज्यों में बिजली कट हो रही है, तो इसके लिए सिर्फ केजरीवाल कैसे दोषी है? सरकार ही, केंद्र सरकार अरेंजमेंट नहीं कर रही है। मैं वही बताना चाह रहा हूँ, मैं दिल्ली की तो, क्योंकि अभी दिल्ली के अंदर लाइट बंद है, तो मैं इसका तो सीधे तौर पर दिल्ली सरकार को दूंगा, क्योंकि दिल्ली, ये वही सरकार है, ये वही दिल्ली है जिसके अंदर 24 घंटे की बेहतर बिजली देने का काम
शीला सरकार ने किया था, कांग्रेस सरकार ने किया था। तो आज वो कंपैरिजन भी हमको ड्रॉ करना है। और दूसरी बात, जो देश की बात है, देश के लिए भी मैं ये बताना चाहूँगा कि ये ज़िम्मेदार तो केंद्र सरकार है ही, बहुत सारे मसलों दिल्ली पे। आ गई बिजली। जी, पिछले 1.5 घंटे से गई हुई थी, तो अभी आई है। तो खैर मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार के अंदर बैठकर सरकार चला रहे हैं, दलित विरोधी हैं, ये आम जनता के विरोधी हैं, गरीबों के विरोधी हैं। और इनको इनको अगर हमको जवाब देना है तो आंदोलन के रूप में सड़कों पे उतरना पड़ेगा। महाराष्ट्र में एक बड़ी रैली की आप लोगों ने, आप तब मुकुल वासनिक थे, आप थे, के राजू थे। क्या गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे आप लोग, या लोग कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे हो सकता है बीजेपी के साथ जाएं? देखिए, ये फैसला तो हाईकमान ने करना है। अभी फ़िलहाल की परिस्थिति ये है कि वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से सरकार चल रही है और लोगों को जिस तरीके की उम्मीद थी कांग्रेस के समर्थित सरकार जो अभी महाराष्ट्र के अंदर है, वो सर जिस तरीके से वायदे किए थे वो वायदे पूरे हो रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि ये फैसला जो भी करेगी, हाईकमान करेगी, हम उसको फॉलो करेंगे। महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं, महाराष्ट्र में अभी एक कार्यक्रम था हमारा परभनी में, औरंगाबाद के पास। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले वहाँ के लोग दीवाने हैं। उनको मोहब्बत करने वाले, उनको चाहने वाले, उनको फॉलो करने वाले लोगों का दीवानापन इस हद तक है कि बाबा साहब की जयंती को वो 14 अप्रैल से 1 महीना पहले से बनाना शुरू करते हैं। और उसको अभी भी कंटिन्यूसली एवरी डे देयर इज़ अ प्रोग्राम सेलिब्रेटिंग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर्स बर्थ एनिवर्सरी। तो ये एक बड़ी ताकत की बात है कि वहाँ पर इतनी बड़ी मूवमेंट है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेके, एक महात्मा बुद्ध को लेकर और फूले को लेकर लोग उसके उनके फॉलोअर हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट थे, जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी थी, शिक्षा को लेकर समाज किस तरीके से आगे जाए यूनाइटेड होकर, वो बाबा साहब का जो एक नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, आज सभी अपने SC ST OBC माइनॉरिटी के मैं भाई और बहनों को ये निवेदन करना चाहूँगा कि बाबा साहब के उस नारे को मजबूत करने की आज एक आवश्यकता है। आखिरी सवाल सर, आप SC डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं। ये पब्लिक डोमेन में है कि शेड्यूल कास्ट कांग्रेस से दूर हुआ है और अभी 3 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। गुजरात, जहाँ से जिग्नेश आते हैं, खैर वहाँ तो आपके पक्ष में लामबंदी दिख रही है। मध्य प्रदेश बड़ा फैक्टर है, चूँकि 20% वोट है शेड्यूल कास्ट, मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो। इन राज्यों में क्या स्ट्रैटेजी आप लोग की, कैसे क्या रणनीति? देखिए, उदयपुर में अभी चिंतन शिविर आयोजित किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आज सुबह भी मैं कुछ साथियों को एड्रेस कर रहा था, ये बता रहा था कि कांग्रेस पार्टी की चिंता भी है और कांग्रेस पार्टी आज मौजूदा हालत के, देश के हालात के ऊपर, कांग्रेस की इंटरनल जो सिचुएशन है उसके ऊपर भी चिंतित है और उस पर चिंतन करना चाहती है। तो उसके लिए हमारा जो चिंतन शिविर है 3 दिन का, उसके ऊपर अलग अलग मुद्दों के ऊपर हम इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन लोग तो कह रहे हैं प्रशांत किशोर अब नहीं आगे आ पाए पार्टी में। वो सुझाव दे रहे थे कि हमें हिंदुत्ववाद की तरफ बढ़ना चाहिए। देखिए, मैं हमेशा इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। और प्रशांत किशोर भी अगर मैं बात करूँ तो वो मतलब मैं साफ तौर पे अगर कहूँ तो उनकी बातों से, उनके स्टेटमेंट से कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि वो दलितों के पक्ष की कोई बात करी है। उन्होंने SC ST OBC माइनॉरिटी के पक्ष की बात की है। वो एक स्ट्रैटेजिस्ट हो सकते हैं, एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट हो सकते हैं। उनका काम है अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज़ करना, सेल करना। कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के जो दो इतने बड़े बड़े सीनियर लीडर्स हैं जिन्होंने देश के निर्माण के अंदर अपना योगदान किया है, जीवन दे दिया उन्होंने, आज आके अगर वो सलाह इन कांग्रेस पार्टी के नेताओं को देंगे तो मुझे लगता है कि शायद उनकी दाल यहाँ पे नहीं गलने वाली। और जहाँ तक SC ST OBC माइनॉरिटी के मुद्दों का सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने तो शुरू से उसके ऊपर काम किया है।
जितने भी आप अगर SC ST एट्रॉसिटी एक्ट की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद उसको और शार्पन करने के लिए, उसको और मजबूती देने के लिए राजीव गांधी जी ने उसके ऊपर कानून लेकर आए थे, अमेंडमेंट लेकर आए थे। तो मुझे नहीं लगता कि मैं इन लोगों के बारे में कोई चर्चा करूं। एक बात तो तय है, जिग्नेश मेवानी के मामले को लेकर जिस तरह से राजश्री लौटिया SC डिपार्टमेंट के चेयरमैन है, इन्होंने इनिशिएट किया, कांग्रेस ने इनिशिएट किया, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास ने वहाँ जाकर प्रदर्शन किया और जिस तरह से लीगल असिस्टेंस मुहैया कराया, अमूमन ऐसा होता नहीं है। किसी भी पार्टी में SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को अकेले छोड़ दिया जाता है जब वो मुश्किल वक्त में हो। लेकिन क्या कांग्रेस पूरी तरह से बदल रही है? जिस तरह से चाहे वो SC डिपार्टमेंट हो, चाहे वो कांग्रेस हो, जिस तरह से उन्होंने बैकअप दिया है जिग्नेश मेवानी को, उससे एक मैसेज गया है और फिलहाल गुजरात में तो इसका फ़ायदा होता दिख रहा है। पहली बार खासकर शेड्यूल कास्ट के लोग, पिछड़े समाज के लोग जो हैं वो BJP से खासे नाराज़ हैं जिग्नेश मामले को लेकर। राजश्री लौटिया लगातार उस पर बात कर रहे थे, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। देखते हैं आगे कांग्रेस शेड्यूल कास्ट के वोटर जो कि 20% लगभग पैन इंडिया वोटर हैं, उनको अपने पाले में लाने के लिए और क्या क्या कदम उठाती है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।